नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ करें। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। मतदान के लिए बनाए गए हैं 14,382 पोलिंग बूथ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज गुजरात में पहले चरण की वोटिंग है और पहले चरण की वोटिंग से पहले इन तमाम सीटों पर बीजेपी ने खूब प्रचार किया। बीजेपी ने 48 सीटें यहां जीती थी, कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी। इसके अलावा एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा रहा था और बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी। तो बड़ी खबर है, बीजेपी और कांग्रेस पहले दो पार्टियां यहां पर मुख्य तौर पर दिखाई देती थी, लेकिन इस बार मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है कि आम आदमी पार्टी ने भी यहां जबरदस्त एंट्री मारी है जनता के बीच में पहुंचकर। और मैदान में किस दल के कितने प्रत्याशी, तो बीजेपी के 89 प्रत्याशी हैं यहां पर, कांग्रेस के भी 89 प्रत्याशी हैं इन 89 सीटों पर। आपने 88 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं मतदान के लिए। तो बसपा के 57 हैं, बीटीपी के 14 हैं और माकपा के 4 प्रत्याशी हैं। इसके अलावा आपको बताते चले निर्दलीय के 339 प्रत्याशी हैं। चलिए अब हम आपको ट्वीट पढ़वा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उन्होंने कहा है कि आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों को, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। तो आज गुजरात में पहले चरण की वोटिंग हो रही है और पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो भी नए प्रत्याशी हैं, चलिए अब अगली खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। छोटे रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी चल रही है। सीएनजी वाहन हटा करके इलेक्ट्रिक चलाने की तैयारी की जा रही है। छोटे रूटों पर सीएनजी वाहन की जगह अब लेने वाले हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रिजर्व किया जाएगा। ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ ने प्रस्ताव दिया है। पहले चारबाग से कैसरबाग रूट पर 50 वाहनों को चलाने की तैयारी चल रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पहले चारबाग से कैसरबाग रूट पर 50 वाहनों को चलाने की तैयारी चल रही है और छोटे रूटों पर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी है। इसके लिए क्या तैयारियां हैं और कितना फ़ायदा होगा इससे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीएनजी वाहन हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी है। छोटे रूटों पर सीएनजी वाहन की जगह अब इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाया जाएगा। ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ ने इसका प्रस्ताव दिया और पहले चारबाग से कैसरबाग रूट पर 50 वाहनों पर 50 वाहनों को चलाने की तैयारी है। अश्विनी है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता। अश्विनी, बहुत महत्वपूर्ण है कि सीएनजी वाहन को हटा दिया जाए और उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक वाहनों को रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसको लेकर के तैयारियां भी भरपूर चाहिए होंगी अश्विनी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कहीं ना कहीं चाह रही कि 2030 तक जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, जिससे एक तो पोल्यूशन कम होगा, दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक जब वाहन बढ़ेंगे तो तमाम तरह की सुविधाएं भी रहेंगी। निश्चित तौर पर इसको लेकर के लखनऊ में भी एक कवायद शुरू हो रही है, जिसमें जो है जो छोटे रूट हैं, जो लमसम 5 से 7 किलोमीटर या 10 किलोमीटर के रूट हैं, उन पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो है उनको चलाने की पेशकश जो 3 व्हीलर संघ है या फिर रिक्शा
ऑटो संघ है उसकी ओर से की गई है। उसका कहीं ना कहीं जिला प्रशासन उस पर विचार कर रहा है और पहला जो स्टेप है वो उसके तहत चारबाग से लेकर के कैशरबाग तक ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलाने की कवायद शुरू होने वाली है। आपको बता दें, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, छोटा वाहन, तो उसमें अगर फुल चार्ज एक बार होता है तो 120 किलोमीटर तक वो चल सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन धारक हैं यहाँ पर लखनऊ में, उनको कहीं ना कहीं लाभ मिलने वाला है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो छोटे रूट हैं उन पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर निर्भर होने वाले हैं कुछ दिनों में। निश्चित तौर पर इसको लेकर के काम शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा लखनऊ में तमाम ऐसे जगह होंगे जहां पर जो रास्ते उन पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन दौड़ेंगे निश्चित तौर पर। और उसके बाद धीरे धीरे अगर ये सफल रहता है प्रयास तो अगले आने वाले कुछ सालों में पूरे लखनऊ में ये जो कवायद है वो लागू हो सकता है। जी अश्विनी, कितना फायदा होगा इससे, विशेष करके जो इलेक्ट्रिक वाहन में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी और इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं उनके लिए एक बड़े खुशी की बात होगी जरूर ये। बिल्कुल। जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश देश में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उसकी निर्भरता बढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की उपयोगिता बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक तो सीएनजी की उपलब्धता कहीं ना कहीं कम है, बढ़ते दाम जो है कहीं ना कहीं लोग परेशान कर रहे हैं उसके। निश्चित तौर पर ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संख्या बढ़ती है तो आम लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि जो किराया अभी 10 जहाँ का 10 रुपये से 20 रुपये होगा वो कम से कम 10 से 5 रुपये या 15 रुपये रह जाएगा। तो ऐसे में आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन चालक हैं उनको भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन वो सस्ते दामों में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो सोच है सरकार की या जिला प्रशासन की लखनऊ की, वो कितना कारगर साबित होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी 4 जगह पर जनसभा को संबोधित करेंगे। पाटन जिले के बायड विधानसभा में वो जनसभा करेंगे। बनासकांठा जिले की धनेरा विधानसभा में जनसभा करेंगे। अहमदाबाद जिले की धांधुका विधानसभा में जनसभा करेंगे। वडोदरा जिले की बघोड़िया विधानसभा में भी जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग भी हो रही है 89 सीटों पर, लेकिन अन्य सीटों पर जहां पर वोटिंग नहीं हो रही है, अब उन सीटों पर जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। और सुबह 11:20 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सुबह 11:45 पर पाटन जिले के बायड पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। और दोपहर 12:45 पर अगला कार्यक्रम होगा। दोपहर 1:40 पर बनासकांठा पहुंचेंगे और दोपहर 2:45 पर धनेरा से सीएम रवाना होंगे। दोपहर 3:50 पर अहमदाबाद जिले के पहुंचेंगे और शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक धांधुका में जनसभा करेंगे। तो शाम 5:20 पर बड़ोदरा जिले में पहुंचेंगे और शाम 5:30 बजे 6 बजे तक वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो ये हम सीएम योगी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कब कितने बजे कहां पर क्या कार्यक्रम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक अलग पहचान है ही, शख्सियत वो अलग है ही। वो जहां जाते हैं वहां पर लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन आप देखिए कि गुजरात में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए क्रेज़ है और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशेष ड्यूटी गुजरात में लगाई गई है। तो सीएम योगी ने 4 जगह पर आज सीएम योगी जनसभा करेंगे। बनासकांठा जिले की धनेरा विधानसभा में भी जनसभा करेंगे। अहमदाबाद जिले की धांधुका विधानसभा में भी जनसभा करेंगे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए ज़्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात पहुंच रहे हैं और उन सीटों पर आज वो प्रचार करेंगे जहां पर मतदान नहीं हो रहा है। विशेषकर 4 सीटों पर जनसभा करेंगे। कितनी महत्वपूर्ण जनसभा रहने वाली है अश्विनी?
चलिए एक बार दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद जिले की धांधुका विधानसभा में जनसभा करेंगे, वडोदरा जिले की बघोड़िया विधानसभा में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शख्सियत की कि वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा वो कहीं और इतने महत्वपूर्ण कैसे हैं, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कट्टर राष्ट्रवादी हिंदू नेता की छवि बनाई है। इस वजह से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में केंद्र सरकार रखती है, और जहां जहां पर भी दूसरे राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगभग हमेशा ड्यूटी लगाते हैं। और आज रामपुर से भी बहुत महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज रामपुर का दौरा है, और आज रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे रामपुर पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश। सपा प्रत्याशी आसिम राजा के पक्ष में प्रचार करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे रामपुर पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आसिम राजा के लिए प्रचार करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है रामपुर विधानसभा सीट को बचाना, क्योंकि रामपुर लोकसभा सीट तो अब बीजेपी के कब्जे में आ ही गई है, और इसलिए बीजेपी आश्वस्त भी है रामपुर विधानसभा सीट के लिए भी। लेकिन इस कॉन्फिडेंस के बीच बीजेपी अपनी पूरी तैयारी में है, और लगातार डिप्टी सीएम रामपुर पहुंचते हैं। फहीम हमारे साथ बने हुए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। फहीम, कितने बजे क्या कार्यक्रम है? अखिलेश यादव कब पहुंच रहे हैं रामपुर? को बता दूं कि अखिलेश यादव रामपुर 1 बजे जौहर यूनिवर्सिटी, आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, और वहां से कार के द्वारा किले के मैदान में 1:20 पे संबोधित करेंगे जनता को, और अपने प्रत्याशी आसिम राजा को के समर्थन में वोट मांगेंगे। आजम खां उनके साथ मौजूद होंगे। रामपुर में कल से ही चंद्रशेखर आजाद रावण यहाँ उन्होंने डेरा डाला हुआ है, वो भी संभवतः जनसभा में पहुंचे, लेकिन वो डोर टू डोर प्रचार में होंगे। इसके अलावा भाजपा के जो मंत्री हैं वो पूरी उनकी फौज रामपुर के अंदर मौजूद है, और जो उनका संगठनात्मक जो ढांचा है पूरा वो डोर टू डोर जाके आकाश सक्सेना के लिए वोट मांग रहा है। तो अखिलेश यादव का जो आज ये दौरा है ये बहुत अहम और खास है। अखिलेश यादव आज अपनी लाज बचाने के लिए, आजम खां की प्रतिष्ठा बचाने के लिए, और अपनी पार्टी की साख को जिंदा रखने के लिए रामपुर में आ रहे हैं और उतर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने उपचुनाव में ना आने के बाद, लोकसभा का जो उपचुनाव था उसमें ना आकर जो गलती की थी, अखिलेश यादव उस गलती को दोहराना नहीं चाहते, और वो आज रामपुर आ रहे हैं। आके सपा कार्यकर्ताओं में, सपा नेताओं में जोश भरेंगे, सपा के वोटरों में जोश भरेंगे, और लोगों से कहेंगे कि घबराइए मत, वोट करिए। जिस तरह से लगातार आजम खां भावनात्मक अपील कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं स्टेज पर, उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। और आजम खां अकेले ही मुख्य मुकाबले में नजर आ रहे हैं, जबकि आजम खां खुद नहीं लड़ रहे हैं। उनके जो ऑफिस के लोग हैं, जो नेता हैं, उनमें से ही एक आसिम राजा हैं, उन्हें चुना गया है, और उन्हीं को प्रत्याशी बनाकर वो उन्हें लड़ा रहे हैं। लेकिन वो चुनाव आजम खां के नाम पे ही लड़ा जा रहा है। जी ठीक है फहीम, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और अब मुरादाबाद से अगली खबर का हम रुख कर लेंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को सजा, धोखाधड़ी के आरोप में 7 साल की सजा हुई है। एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। बिजली बिल की फर्जी रसीद बनवाने के आरोप में सजा हुई है हाजी इकराम कुरैशी को। और हाजी इकराम कुरैशी सपा सरकार में मंत्री भी थे। मुरादाबाद देहात सीट से वो विधायक रह चुके हैं। 22 साल पहले गलशहीद थाने में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाजी इकराम कुरैशी जो कि सपा सरकार में मंत्री थे, उनके लिए मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि उनके ऊपर 7 साल सजा हुई है। 22 साल पहले गलशहीद थाने में उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था इस पूरे मामले में,
और पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल की सजा, धोखाधड़ी के आरोप में 7 साल की सजा हुई है। और इसके अलावा एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। बिजली बिल की फर्जी रसीद बनवाने के आरोप में सजा हुई है। हाजी इकराम कुरैशी सपा सरकार में मंत्री भी थे, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो मुरादाबाद देहात सीट से विधायक रह चुके हैं और 22 साल पहले उन पर गल शहीद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ नहीं, सजा के बारे में कोर्ट का निर्णय है, अपील करेंगे। क्या निर्णय आया है? अब जो भी आया, इस वक्त जो भी आया वो माननीय है। ये क्या आया, आप बता पाएंगे कुछ? पता नहीं साहब कितने साल की सजा सुनाई है, ये आया। नहीं, आपको भेजा जा रहा है, कुछ तो डिसीजन आपको सुनाया होगा उसी के बाद में कस्टडी हाँ में लिया सुनाया होगा। है। तो क्या बोला उन्होंने? कुछ संज्ञान में डाला? आगे अपील करेंगे हम, ये है और क्या। अच्छा, जो चल रहा था वो ये सच्चाई है कि इसमें बिजली चोरी के मामला था, ये क्या सच्चाई है? अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे, बात करें बुलंदशहर से अगली खबर की। रेस्टोरेंट्स और होटलों पर छापेमारी जारी। होटलों पर एएसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा शराबियों को पकड़ा गया। फरार रेस्टोरेंट संचालक पर भी मामला दर्ज कर लिया गया है। रेस्टोरेंट पर खाने के साथ शराब परोसी जा रही थी। होटल की मेज पर शराब की बोतल मिली और इसके लिए छापेमारी भी हुई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, छापेमारी के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा शराबियों को पकड़ा गया और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट पर परोसी जा रही थी खाने के साथ शराब। और हम दिखा रहे हैं आपको, ये होटल के अंदर की तस्वीर है जहां पर हर प्रकार के लोग आते हैं, परिवार के साथ लोग आते हैं, बच्चों के साथ लोग आते हैं। लेकिन अगर होटल में इस तरह से खुलेआम शराब परोसी जाए तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ये हम लोग अपनी नॉर्मल चेकिंग पे थे और हम लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो हम लोगों ने घुस के देखा अंदर, तो यहाँ पे लिकर सर्व करी जा रही थी और इन लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है लिकर सर्व करने का। करीबन 25 से ऊपर हमें लोग मिले और हर तरह की यहाँ पे अल्कोहल अवेलेबल थी। तो हम लोगों ने तुरंत जो लोग पी रहे थे उन पे तो पब्लिक प्लेस में ड्रिंकिंग का चालान किया है उन लोगों का, और रेस्टोरेंट है उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज करी जा रही है। एक्साइज इंस्पेक्टर्स वादी बन रहे हैं इसमें और रेस्टोरेंट एक्ट और एक्साइज एक्ट के अंतर्गत इन पर FIR दर्ज। रेस्टोरेंट संचालित है हमारे यहाँ, तो चेकिंग के दौरान अचानक से चेकिंग की गई तो पाया गया कि यहाँ पर लिकर का सेवन किया जा रहा है, जबकि इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। ASP मैडम यहाँ पहुँची तो उस पर कार्रवाई की गई है। लगभग 25 से अधिक लोग मिले हैं जिनका चालान किया जा रहा है और उसके अलावा जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है उसके खिलाफ एक्साइज एक्ट में FIR दर्ज कराई गया। अच्छा, मना कर दिया मैडम ने। परविंदर लोधी ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए फोन लाइन पर। परविंदर लोधी, क्या ये किसी की शिकायत पर कार्रवाई की गई है या पुलिस खुद जागी है कि इसे रेस्टोरेंट में जाकर के छापेमारी की जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कलेक्ट्रेट के सामने, जो बुलंदशहर कलेक्ट्रेट है उसके बिल्कुल ठीक सामने ये कल्पना रेस्टोरेंट बना हुआ था। वहां पर जो अवैध तरीके से शराब जो पिलाई जा रही थी, साथ ही साथ वहां पर जो होटल है उस पर किसी प्रकार कोई परमिशन या कोई बार का लाइसेंस नहीं था। लेकिन जैसे ही वहां बुलंदशहर की ASP अनुकीर्ति शर्मा मौके पर पहुंची तो वहां पर एकदम हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। लेकिन फिर भी जो करीब 20 से 25 से के करीब में जो शराब का सेवन कर रहे थे वहां पर लोग, उन लोगों को उनका 2-2 हजार रुपए का चालान किया है। साथ ही साथ चेतावनी दी गई है कि आगे से सार्वजनिक स्थान पर जहां पर परिवार के साथ लोग आते हैं वहां पर इस तरीके से शराब का सेवन ना किया जाए। इसी के साथ जो इस होटल के संचालक थे वहां से मौका देखकर सब फरार हो गए, लेकिन जो उनके खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ आबकारी की टीम को मौके पर बुला करके पूरे जो होटल है उसका निरीक्षण किया, जांच की गई, बारीकी से परखा कि आखिर शराब कहां पर छुपाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जो बुलंदशहर के जहां कलेक्टर बैठते हैं, कलेक्टर के ऑफिस के बिल्कुल ठीक सामने ये अवैध शराब का इस तरीके से धंधा चल रहा था। तो तमाम आखिर जो जिम्मेदार हैं, आखिर उनकी निगाहें यहाँ तक क्यों नहीं पहुंची? तो इसको लेकर लगातार जो ASP हैं
अनुकीर्ति शर्मा, उनको लेडी सिंघम के नाम से लोग बड़ा सराह रहे हैं, चूंकि ये बड़ी अच्छी कार्रवाई ये देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए अच्छा बताया जा रहा है। जी ठीक है परविंदर लोधी, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चलिए अब कौशाम्बी से अगली खबर आपको बता देते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, एमडीएम समन्वयक समेत 5 पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। 6 एबीएससी पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। कागजों पर भी कार्रवाई की गई है और कागजों पर भी रसोइयों की तैनाती पर कार्रवाई की गई है। 7,42,000 की रकम निकाली गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 6 एबीएससी पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। कागजों पर भी रसोइयों की जो तैनाती की गई है उस पर भी कार्रवाई हुई है। 7,42,000 की रकम निकाली गई है। कौशाम्बी से बड़ी खबर है, बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, एमडीएम समन्वयक समेत 5 पर एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। 6 एबीएसए पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है। कागजों पर की गई रसोइयों की तैनाती और उस पर भी कार्रवाई हुई है। और अब जो अगली खबर हम आपको बता रहे हैं वो कुशीनगर से है। पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ और एटीएम मशीन काट करके लाखों की चोरी करने वाले अंतर प्रांतीय बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों पर 1 लाख रुपए का इनाम था। 50,000 रुपए के इनामिया इकराम पर कई राज्यों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है। पठेरवा थाना क्षेत्र के मतलू छापर के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस की बड़ी सफलता है। नोएडा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है। डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउस पर एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला। प्राधिकरण के बुलडोजर सेक्टर 151 में यमुना डूब क्षेत्र के कोंडली बांगर पहुंचा और यहां करीब 1,20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बने 30 फार्म हाउसों को ध्वस्त किया गया। जमीन की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। वहीं प्राधिकरण की सीईओ रीतू माहेश्वरी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नदियों के डूब क्षेत्र में और नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में काटी जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों और फार्म हाउसों के अवैध कारोबार में संलिप्त भूमाफियाओं के चंगुल में न फंसे, ये साफ निर्देश दिए गए। तो 40 करोड़ की संपत्ति को ध्वस्त किया गया है। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त की गई है। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे साथ। निशांत, ये बहुत जरूरी है कि जिस तरह से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं और अवैध प्लाटिंग की जा रही है उस पर वक्त रहते कार्रवाई हो, और नोएडा प्राधिकरण की ओर से ये कार्रवाई की गई है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देखा गया है कि दूसरी बार नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर फार्म हाउस पर चलते हुए देखा गया है। 30 फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया है। हालांकि ये जो फार्म हाउस है डूब क्षेत्र सिंचाई विभाग में बनाए गए थे, हालांकि पूरी तरीके से अवैध थे और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि 30 फार्म हाउस ये बनाए गए थे, जिसमें लगभग 40 करोड़ रुपए की लगभग संपत्ति बताई जा रही है। बुलडोजर चलाया गया है, ध्वस्तीकरण इनका किया गया है और बाकायदा साफ तौर पर जो सीईओ है नोएडा महेश्वरी, उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी प्रकार के इस प्रकार के जो प्लॉटिंग हो, फार्म हाउस हो, ना बनाए जाएं। चेतावनी भी दी है और निर्देश दिया गया अगर जो बनाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और नहीं मानने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी, जेल भी भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चेतावनी है, बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है नोएडा अथॉरिटी द्वारा और एक बड़ी कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ दी गई है। और मुझे लगता है कि इस कार्रवाई से बाकी जो अवैध प्लाटिंग की जा रही है उनको भी सबक लेना चाहिए। वक्त रहते ही खुद ही उन्हें ध्वस्त कर देना चाहिए, वरना नोएडा प्राधिकरण तो कार्रवाई कर ही रहा है। बहरहाल निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।